अपने को लेकर के चलने वाला भी वर्षा के काल में यदि पाषाण के ऊपर वर्षा के कारण काई जम जाए, अच्छे अच्छे चलने वाले भी गिर जाते हैं, लेकिन न गिरे इस प्रकार के भी होशियारी रखी जाती है। आपको चाहिए जब चल रहे हैं तो अपने आप को संभाल करके चलिए, तभी तो दूसरे को संभाल सकोगे। नहीं तो दूसरे को लेकर गिरोगे तो कहां पर भैया गलती आपकी होगी बताओ। इसलिए आप उनके लिए वरदान है ऐसा समझ लो। निंदक नीरे राखिए और आंगन को ठीक। आप तो आंगन क्या मैदान में आए हो, अच्छे ढंग से व्यवहार सबके साथ करो, सबकी सुननी और मन को करनी। ये तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन निर्णय लेते समय बहुत ही सोच विचार करके लेना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हम उनको बड़े भाई मानते हैं, मानना तो पड़ेगा। अरे यदि सौधर्म इंद्र है तो कुबेर की भी तो आवश्यकता है। आप तो धन को हाथ लगाओगे नहीं, और उनको यदि कुबेर नहीं कहोगे तो पूर्ति कौन करेगा। लेकिन ध्यान रखो कैसे कुबेर है, इसको भी संभालने की आवश्यकता है। नहीं तो एक तरफ लूट हो जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। दोनों बात होती है। बड़े भैया कह करके भी सब कुछ कार्य करना चाहिए, अपने ढंग से व्यवस्थित होकर के ही करना। एक हाथ से कभी भी तालियां नहीं बजती, बजती बताओ नहीं बज सकते, किंतु बजा सकते हैं। कैसे? अच्छे ढंग से यदि तबला मुरज या मृदंग है उसके ऊपर बजा दो तो अच्छे ढंग से संगीत उत्पन्न हो जाए। ये तो हमारी कुशलता मानी जाएगी। ये तालियां में ताली बज जाती हैं लेकिन गंभीर अर्थ नहीं निकलता, और तालियों में कई प्रकार के आवाज भी निकल जाती हैं। ये हमारे लिए रोकने के लिए है या प्रोत्साहन करने के लिए? नहीं समझे? कवियों के सम्मेलन में ऐसा ही बहुत कुछ होता रहता है, मैं सुनता रहता हूँ, किंतु फिर भी वो लालायित रहते किसी भी प्रकार से ताली बज तो जाए। ऐसा नहीं, किसी भी प्रकार की ताली नहीं बजनी चाहिए, प्रशंसा के योग्य होना चाहिए। इसलिए हम प्रशंसा की ओर न देखें किंतु सेवा की ओर देखें। सेवा महत्वपूर्ण है। कोई भी राष्ट्र की सेवा करता है वह विजयी हो ऐसा कोई नियम नहीं। यह हार जीत वाली बात कभी भी करना ही नहीं चाहिए। केवल 1 महीने तक यह रहता है। पक्ष और विपक्ष ये आप लोग लेकर के चलते हो, किंतु ये ध्यान रखिए 1 महीने के बाद दोनों मिलकर के ही आपको राष्ट्र को चलाना है। हमेशा दिमाग में 11 महीने अथवा 5 वर्ष में 1 महीना छोड़ करके हमेशा राष्ट्रीय पक्ष होना चाहिए। इसमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी दल हो सकता है, कोई भी पक्ष हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। पूरे वहां पर बैठेंगे और फिर इसके उपरांत राष्ट्र के बारे में सोचना होता है। किंतु आज इसकी धीरे कमी होने के कारण भारतीयता एक प्रकार से बहुत गौण होती चली आ रही है। हम अपने ही घर में एक प्रकार से दीवार खड़े करते चले जा रहे हैं। हमें एक पौराणिक चित्र देखने का योग मिला था कि खानदान, आप लोगों को याद होगा कि उस खानदान में एक प्रकार से दीवार छेद दी गई तो उसकी क्या दशा। इसी प्रकार आप लोग सब मिलकर के भारत को वहां से लौटाना है जहां से स्वतंत्रता के बाद चले थे। लौटाना है। भारत के बाद किसी बात की कमी नहीं है। कमी यदि है तो हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अपने स्वयं के बारे में सोच रहे हैं। किंतु नेता जो होता है, सेवक होता है,
उनका हमेशा हमेशा चारों ओर दृष्टि फैलती रहना चाहिए, कहां पर किस बात की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं भारत में कोई दीवार खड़े हो गए हों, नहीं, अभी पाकिस्तान भी है तो पाकिस्तान है और कोई दीवार है क्या? दीवार है ही नहीं, कोई भी दरार नहीं है, केवल विचारों का एक भेद होता है। वह भेद भी एक सीमा तक ही होना चाहिए। जो प्राणी है रह रहे हैं उनके बारे में अपने को सोचना है, अन्यथा भारत कोई वस्तु नहीं है, पाकिस्तान कोई वस्तु नहीं है। जो रह रहे हैं आवासी है, उनके वजह से वह पाकिस्तान है, विदेश है, देश है, प्रांत है, आदि आदि। आपको तो मध्यस्थ होकर के भारत के बारे में भी सोचना है। केवल मध्य प्रदेश को हम आगे बढ़ाएं नहीं, मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द भी प्रभावित होना चाहिए ताकि लेन देन और अच्छा हो सके। जो यातायात का संबंध रहता है, विचारों का रहता है, वाहनों का रहता है, लेन देन रहती है, उसमें भी आपको कुशलता पूर्वक वहां तक यहाँ का, वहां से यहाँ तक पूरा का पूरा आना जाना होना चाहिए। और विदेश की बात भूल करके करेंगे तो विश्व में बहुत अच्छा काम हो सकता है। इतनी उदारता हमारे पास होना चाहिए। एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार हम ललितपुर की ओर जा रहे थे, ललितपुर की ओर जा रहे थे, गर्मी का समय था और महावीर जयंती सामने थी, तो बीच में गर्मी के कारण कुछ बैठना हुआ और वहां पर बैठना हुआ जहां पर बांध बांधी थी, बांध बनी थी, काफी दूर तक वह जल था। किंतु एक दृश्य देखा, बहुत अद्भुत लगा। वह दृश्य ये था कि वहां पर कम से कम भी बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं, किंतु पेड़ खंडहर के रूप में खड़े थे। पेड़ नहीं किंतु पेड़ खंडहर के रूप में खड़े थे। ऊपर का सारा विलय हो चुका था और नीचे उनके तने बड़े बड़े भी थे, छोटे छोटे भी थे और सारे के सारे सूखे हुए थे। ये क्या हुआ? सूखे हुए थे। ओह, जल की आवश्यकता है मात्रा के अनुसार, अति सर्वत्र वर्ज्य है। जल में यदि हम रखते हैं वो सहन नहीं कर पाएंगे, सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सारे सारे पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे और सब सूखे हुए देखने में आए। भारत की दशा अति के कारण सूखने की जैसी हो रही, कोई कमी नहीं, किंतु उसको जहां पर जिस रूप में उपयोग करना है वो उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए सूख। फिर क्या करना चाहिए? फिर बाद में हमें ध्यान वो ऐसी भी वनस्पति है जो सूर्य के प्रकाश के ताप को पूरे सहन कर लेते, जल को पूर्ण रूप से सहन नहीं कर सकते, किंतु उससे हमें ये भी याद, जलते भिन्न कमल है, जलते भिन्न कमल है। आप लोग पाठ प्रतिदिन प्राय करके सुनते हैं या करते हैं। सम्यक दृष्टि, समीचीन दृष्टि रखता वह जल में रह करके भी कमल की भांति सूखता भी नहीं और दूसरे को सुखाता भी नहीं। कमल एक ऐसा है जो कीचड़ में पैदा होता है, इसको पंकज भी बोलते और इसको सरोज भी बोलते। ये सरोज कैसे? सर मैंने तालाब होता है और पंख मैंने कीचड़ होता है। न कीचड़ को और न जल की ओर देखते हो, किंतु कमल जो खिला हुआ है उसकी ओर देखते। कमल के पास संयम है, कमल के पास दृष्टि है, कमल के पास आचरण है और कमल इस ढंग से
कि वह किसी प्रकार से सूखता नहीं, इतना कोमल रहता है। लकड़ी क्या, बिल्कुल घास से भी वह कोमल रहता है। उसके पत्र, उसके पंखुड़े बहुत कोमल रहते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश से वह कभी सूखता नहीं। और जल में रह करके भी वह सड़ता नहीं, उसको कभी भी सर्दी कभी कुछ भी नहीं करती। तीनों मौसमों में वह अपने आप को संभालते हुए उसी स्थान में रहता है और वह खिला हुआ आपको मिलता है। सूर्य के ज्येष्ठ मास में भी 50 टेम्परेचर भी को वो भी सहन करने की क्षमता रखता है। किंतु ये ध्यान रखिए, एक बूंद भी ज्यादा सेवन नहीं करता। आज तक कमल के ऊपर किसी की भी उंगली नहीं उठी है। क्यों नहीं उठी? अरे जल में रहता, खूब खाता होगा, खूब पीता होगा, आप भी पी लो। नहीं, वह उतना ही उसके पत्र के ऊपर जल को भी रखो तो मोती का रूप धारण कर लेता है और भक्तामृत में एक श्लोक ही आ जाता है। मुक्ता फल द्वितीयोपैति नूद बिंदु उद बिंदु नूनम, मुक्ता फल की शोभा को प्राप्त होता है, लेकिन उस कमल पत्र के ऊपर उस जल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। एक कमल की विशेषता एक और बताना चाहता हूं कि जल में रह करके कैसा रहता है, वह अपने कीचड़ का संबंध कभी भी नहीं छोड़ता। वो कीचड़ आप लोगों के लिए है, किंतु कमल के लिए तो वह जीवन है, जीवन है। जैसे किसान कीचड़ में रहेगा, कई कसरा करे बाई मतरो, कर्नाटक भाषा में कहा गया, जो मेहनत करता है और हाथों में बिल्कुल लथपथ हो जाता, कीचड़ हो जाता है, किंतु वह बाद में अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन करता है। ऐसा किसान 4 महीने तक करता है, फिर 8 महीने आराम के साथ देश के लिए बात करता रहता है। अगला भी जीवन ऐसा ही होगा, अगला भी जीवन ऐसा। दुनिया में यदि कोई कृतज्ञ है और समय पर काम करने वाला है, बढ़िया लोग सुनो, हाँ, ये प्रशंसा नहीं और आपकी आलोचना नहीं, वस्तु स्थिति है। आप सोच सकते हो, इधर उधर जा सकते हो, घूमना वूमना ये हो जाता है, किंतु किसान ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज तक फसल निकली नहीं, दूसरी फसल के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए वो कार्य प्रारंभ होता है और अपने पास वो फसल रखता ही नहीं और पहले जिसकी है उसको दे देता है। इतनी उदारता और कोई भी वर्ग में नहीं है। और आज तक आपने सुना होगा, कोई भी सोता नहीं किसान समय पर, अषाढ़ आया नहीं, बोला आप लोग कहीं गर्मी के कारण सड़ी गड़ी गर्मी है वो है, तो उसके पास कुछ नहीं, वो तैयार करने में लगा हुआ रहता है और मेघ आए नहीं और अपना संधि का अवसर पूर्ण काम कर लेता। और आप लोग चूक जाते हो, आप लोग चूक जाते हो, बैठ जाते हो, हल्ला गुल्ला करते हो, गप्पा हाँकते हो, वो कभी गप्पा नहीं हाँकता और उसको ये नीति सही ज्ञात है। मैं यदि हाथ जोड़ करके बैठ जाऊंगा, भगवान भजन करने के लिए बैठ जाऊंगा, तो इन लोगों का क्या होगा बताओ। नेताजी तब कहेंगे जब किसान काम करेंगे तो ये आकर के आपके सामने कहेंगे, उनके बारे में भी सोचते हैं, तब वह सही सही उतरता है। भारत ने इस कार्य को कुछ भुलाया अथवा इसमें गौणता लाई, उसका परिणाम निकल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय एक घटना घटी थी, विदेश से गेहूं आना था, अनाज आना था, समस्या ये हो रही थी, अमेरिका का गेहूं कैसा था, गेहूं है पता नहीं, यहाँ का गेहूं मोती और माणिक की भांति और कैसे सड़ा गला आ रहा था पता नहीं। उसके लिए कहा उन्होंने, देखो ऐसा करो,
राज चलाना है अवश्य है, उसमें कठिनाई होती है, अपने को सहन करना चाहिए। 2-2 बार तो भोजन करते हो, एक हफ्ते में एक ही बार कर लो। शाम का त्याग, हमें अभी भी वह दिन याद है। कई लोग साबूदाने पर आ गए, एक वक्त का त्याग किया था। इसको बोलते हैं तपस्या साधना। और 3-3 बार कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए मिल नहीं रहा। कैसे? फिर कितने बार खाना चाहो? दवा खाना चाहो? क्या चाहो बताओ? कहां तक पूर्ति की जाएगी? समय पर इसको वेतन दो और समय पर इससे काम लो। यह ही अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म का दूसरे को नहीं मानना या ये नहीं करना, इतना ही नहीं, हम अपव्यय न करें, हम आलसी ना हो, हम नियमावर से विहार करके यहाँ तक आए। बहुत भीषण गर्मी थी, लेकिन उन सारे खेतों को देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये तपस्या इनकी कैसी चल रही है कि देश को उन्नत बनाने के लिए यदि किसान हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे तो ये ध्यान रखो, यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, सोना चांदी पहन लो, हीरे मोती पहन लो, वो कर लो, ये कर लो, सब कुछ कर लो, और बोलो और क्या? 12 बज गया, चक्कर आ रहा, भूखे भजन नहीं होए गोपाला, और ले लो अपनी कंठी माला। सब बेच जाओगे, एक रोटी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं तो मिनटों के नहीं सेकंडों के प्राण है। इधर उधर के देखो नहीं। वह किसान अपने पास कुछ नहीं रखता, संग्रह नहीं करता, क्या करता है? हमें बीज को सुरक्षित रखना। यदि बीज को सुरक्षित रखना है तो घर में बांध करके उसको नहीं रखना, किंतु जहां पर रखना वहीं पर रखना, दूसरे साल के लिए पुनः बोना। क्योंकि बीज यदि रहता है 2 साल 3 साल, बताओ कितने गोदाम भर करके रखोगे? नहीं रख पाओगे, अपने आप ही इल्ली खा जाएंगे और सड़न गलन हो जाएगा। संग्रह के कारण मूर्छा भी होगी। आप लोग बोलो दुकानदारों, 1 साल और रखेंगे तो भाव छुएगा, ये दुर्भाव है, उससे भी ऊपर आप जाओगे। उससे ऊपर क्या? देव लोग। हम क्यों आपके बारे में अनुचित सोचे? भारतीय संस्कृति है, सब लोग यहाँ पर कोई भी मरण होता है, अवसान होता है, कहाँ चले गए? स्वर्गवास हो गया। नहीं समझे? किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा जाता, सब लोगों को स्वर्ग ही भेजा जाता। किसान कहता है मुझे स्वर्ग नहीं जाना, अभी स्वर्ग यहाँ पर नीचे उतर करके आ जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में तो कल्पवृक्ष कामधेनु काम करते, यहाँ तो हाथ से काम करना पड़ेगा। श्रम के माध्यम से ही आत्मा को हम परमात्मा के रूप में रख सकते हैं। वो सारे तैयार से जैसे थाली आपके सामने रखी रहती, बिल्कुल बढ़िया, और केवल मेघ की और उनकी निगाह थे, क्योंकि हमारा बीज इसमें डालेंगे समय पर तो अवश्य भविष्य हमारा उज्जवल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। यह 3 वर्ष 4 वर्ष यदि मान हो गया, कोई भी धान्य काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि बीज तो सुरक्षित रखना। भारत आज इस बात को भूल गया है। भारतीय सारे जो विशेष रूप से बीज से वो सब समाप्त होते चले जा रहे हैं। सब संक्रमण के साथ तैयार होते हैं। वही एक व्यक्ति के मुख से सुना था कि आज ऐसे गेहूं आता है जिसको हम लेकर के आते हैं, बीज बोते हैं और फसल खड़ी हो जाती है, इसमें कोई दोहराने मात्रा बहुत आ जाती है, लेकिन उसमें से निकाल करके
कुछ हम बीज बोले बो नहीं सकते, पुनः आपको बीज खरीदना होगा। यह एक प्रकार से बहुत अंधकार है। समाप्त हो जाएगा बीज तो आप कहां तक चले, पराश्रित हो जाओगे। इसलिए भारतीय बीजत्व शिक्षा की अपेक्षा से, कृषि की अपेक्षा से, पशुओं के पालन की अपेक्षा से, जो कोई भी व्यवस्था है यहाँ की, उस व्यवस्था को सुरक्षित रखना आवश्यक है। आज तक सब में संक्रमण हो गया, लेकिन किसानों में किसी बात को लेकर ही संक्रमण नहीं होता। एक बोरी अनाज बोता है तो उसके बदले में 10 आता है। यदि रख दोगे तो 5 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, बीज भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप गोदाम न बनाएं, वितरण करिए। पास न रखिए तो उन्नति ज्यादा होगी। और उस गोदाम के पास पर गोधाम बनाएं तो उनसे आपको दुआ मिल जाए। वह आपके द्वारा पलते हैं तो आपको भी पालते हैं। जैन पुराणों में यह मुख्य रूप से वर्षों हजारों वर्ष से प्राचीन पंक्तियां हैं कि आप लोग उनको पालते नहीं, उनके द्वारा आपकी वृत्ति पलती है, आपका जीवन चलता है। यह सूत्र बना हुआ है। इसलिए बंधुओं के समान उनकी रक्षा करो। यदि नहीं करते हैं तो महती हानि लिखा। महती हानि का अर्थ होता है एक प्रकार से महान हानि। महान हानि का अर्थ उन्होंने टीका में लिखा कि राष्ट्र की हानि होगी। ये राष्ट्र की हानि के लिए कारण, क्योंकि उसके माध्यम से भूमि रहने वाली है, यह अनाज रहने वाला है, इसके द्वारा सात्विकता रहने वाली है, इसके द्वारा क्या नहीं रहती, सब कुछ रहने वाला है। और पालन पोषण करने के दया भाव आप लोगों के माध्यम से उसके देखने से ही आएंगे। अन्य कुछ नहीं। आप मोह के कारण अपने परिवार को पाल सकते हो, लेकिन गाय भैंस इत्यादि का जो पालन बताया वो इसलिए कि दया धर्म आ जाता है। ये दया क्या है, वस्तु अनुकंपा क्या है, अहिंसा क्या है, पालना क्या होता है, यह एकत्व उपादान उसके साथ आत्मीयता जुड़ जाती है। इसके बिना हमारा जीवन विकास की ओर नहीं जाएगा। आज धीरे धीरे शासन को भी ज्ञात हो रहा है यहाँ ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, कमल सर्दी गर्मी वर्षा और सारे के सारे सहन करके भी खिला हुआ कैसा रहता है? उसमें एक ही बात कारण है, अपने जन्म स्थान जिससे स्थान जन्म हुआ है उस स्थान से अपना संबंध कभी तोड़ता नहीं है। गुरु जी ने एक बात कही थी, ये कैसे उसका संरक्षण है। और जो तालाब में बिल्कुल तालाब का पानी का स्तर बहुत नीचे की ओर गया, फिर भी वह कमल खिला हुआ है। बहुत भारी वर्षा हो गई, सुन, और 10 फीट वहां पर पानी एक ही दिन में आ गया, रात भर भर गया और सुबह पुनः उजाला हुआ और धूप खिल गई। क्या आश्चर्य है और क्या वस्तुस्थिति है, समझ सकते। कमल नीचे रह गया, कमल जीवित था, किंतु वह कैसे जब डूब गया, अब तो उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं, उसकी जो नाल रहती है, एक ही रात में वो 10 फीट बढ़ करके कमल को ऊपर ले आया और सूर्य नारायण के दर्शन से वह कमल खिला हुआ नहीं है। तो नाल कैसी बढ़ गई मुझे बताओ? पानी के स्तर पर ही वह रहता है कमल, नीचे भी नहीं जाता और ज्यादा ऊपर भी नहीं आता। वह 10 फीट कैसे आ गया?
जिसने अपने स्थान को नहीं छोड़ता, मातृभूमि को नहीं छोड़ता, जिसके ऊपर खड़ा है उससे संबंध नहीं तोड़ता है, तो उस कमल की भांति आपको बीच में आपकी सत्ता टूट गई, आपका जीवन परिवर्तित हो गया, आपकी शिक्षा में परिवर्तन आ गया, खान पीन में परिवर्तन आ गया, यहां तक परिवर्तन आ गया। क्या आ गया मुझे बताओ? आज तक यह अनहोनी जैसी लगती, क्या अनहोनी लगती। इसलिए अनुवाद तो होता है, अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में, अथवा एक करने योग्य कार्य उसके उसके साथ पीछे पीछे से होना, इसका तो अनुकरण हो सकता है। लेकिन ये अनुवाद कैसा हुआ, परिवर्तन हो गया। नाम का कभी भी अनुवाद नहीं होता, लेकिन भारत का अनुवाद हो गया, जिसका नाम इंडिया पड़ गया। सुन रहे हो महोदय जी? इंग्लिश में भी क्या भारत नहीं कह सकते आप? किसने कहा कि भारत को इंडिया करो? इसका अर्थ यह है कि देश का ही परिवर्तन और नाम का भी परिवर्तन। इसलिए हमारा कहना है, आप इंडिया को हटाओ और भारत को पुनर्जीवित करो। आपने किया तो है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो। आप अपनी प्रार्थना रखो, केंद्र तक चली जाए, हमारी इंडिया नहीं चाहिए, हमें तो भारत लौटाओ। क्योंकि भारत का नाम बदल नहीं सकता, वह भारत का नाम बहुत बहुत प्राचीन काल से चलाता आया है, उसको आपने इंडिया कैसे स्वीकार कर दे, हमें समझ में नहीं आता कि नाम का परिवर्तन। आपके शिवराज नाम परिवर्तन करके इंग्लिश में और कुछ लगा दे क्या? वही स्पेलिंग, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन इंडिया कब से आ गए? आज तक कितने 1 अरब और 25 करोड़ जनता के बीच में दिमाग में क्यों नहीं आ रहे? इसको तो सुबह से शीघ्रम कर देना चाहिए। कल की हम प्रशंसा नहीं करेंगे, प्रतीक्षा नहीं करेंगे, आज ही होना चाहिए इसको, और अवश्य परिवर्तन हो जाएगा। इंडिया आए कहां से बताओ? ये बीज का संरक्षण की वो उपेक्षा है। ये अच्छा हो रहा, क्या अच्छा हो रहा? भारत के क्या विकास हुआ मुझे बताओ? इतिहास पढ़ो। इतिहास यदि नहीं पढ़ाओगे, उसकी चिंतन नहीं करोगे, आपके भीतर कभी भी धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति आस्था हो ही नहीं सकती। ये पक्की बात है। आप दूसरे की बात में नहीं आओ, किंतु अपनी बात पर निगाह रखो। यदि अच्छाई है लेना चाहिए, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि सब हम समाप्त कर दें। किसान इसमें आशा रख करके रखता, वह 1 बोरी से 10 बोरी का संकल्प हमेशा बनाए रखता, कभी भी वही नहीं करता। बीच में विदेशी बीज आ गया, जिसको आप लोग तो क्या बोलते, सोयाबीन, सोया और बीन दिया, बीज सोया और आया सोयाबीन। और इस विदेशी बीज ने हैरान कर रखा। कई किसान आके कहते, महाराज ये धरती की उर्वरा शक्ति को ही बीज बंजर कर देते, पैसा विशेष रूप से आगे जाकर के अनेक कठिनाइयों से घिर जाएंगे। जैसे कमल पानी में रह करके भी अपने संयम के साथ रहता, आज तक वह जला नहीं, आज तक वह सड़ा नहीं, और आज तक वह भीगा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और आपके लिए हमेशा हमेशा खिलावा मिलता है। उसका तेज तो देखो, इसलिए प्रखर 50 टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता उस कमल में है, क्योंकि वह हमेशा हमेशा पानी में रह करके भी
अपनी सत्ता के साथ ऐसा अनुबंध कर रखा है, मूसलाधार पानी भी हो जाए, 10 फीट पानी तालाब में बढ़ भी जाए, फिर भी सुबह तक वह 10 फीट की यात्रा करके वह नाल उस कमल को ऊपर तक ले आता है। केवल उस कर्दम में रह करके भी उस सत्ता का प्रतिफल है। हम चाहते हैं आप लोग भारतीयता क्या है इसको समझे, इसकी दार्शनिकता क्या है इसको समझे। आज दार्शनिकता यदि मुख्य रूप से मिलती है सभी प्रकार के द्रव्यों के बारे में वस्तु स्वरूप बताने वाली संस्कृति केवल भारत में है। जीव के बारे में आपको सविस्तर मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। उत्कल मैटर के बारे में मिलेगा तो यही मिलेगा। यहाँ पर विज्ञान था, तंत्र ज्ञान था, इसको भी आप नहीं समझते। अच्छे अच्छे इंजीनियर भी बिल्कुल स्तब्ध होकर कहते हैं ये तो संभव ही नहीं है, भारत में विज्ञान और तंत्र ज्ञान कहाँ से आ सकता है। 18वीं शताब्दी में भारत में तंत्र ज्ञान और विज्ञान दोनों थे। ऐसी किताब आपके पास कम से कम भी 8-9 भाग को लेकर के मिलेगी। इसका आप लोग अध्ययन करिए, सोचिए उनका परिश्रम कितना हुआ था। अनुमान करके आपके सामने हिंदी में भी है और मराठी में भी है, मूल में वह इंग्लिश है। देख करके आप विस्मित हो जाएंगे। हमें भारत से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु भारत में रह करके भी अपने अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। वस्तु के स्वरूप को जाने बिना हम किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर सकते। 4 नाम पैसे मिल गए, इसके द्वारा उन्नति नहीं होती। सही उन्नति तो वो होती है, आगे बढ़ना उन्नति नहीं है, ध्यान रखो। उसके साथ उठ